बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एंडोटॉक्सिन पर डिस्कशन करेंगे कि एंडोटॉक्सिन क्या चीज़ होता है। याद रखिएगा हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन हम कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एंडोटॉक्सिन पर डिस्कशन करेंगे। तो एंडोटॉक्सिन क्या चीज़ है, अगर इस वर्ड को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूं तो हमारे पास एक एंडो रह जाएगा, दूसरा हमारे पास और टॉक्सिन रह जाएगा। अब एंडो का मतलब क्या है, एंडो का मतलब है इनसाइड, यानी इनसाइड द सेल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेल के इनसाइड में मौजूद होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है, आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल हम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल हम कहते हैं। तो ये एंडोटॉक्सिन कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वहाँ पे टाइटली अटैच होते हैं, टाइटली कनेक्टेड होते हैं, और ये यहाँ से रिलीज नहीं होते। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एंडोटॉक्सिन हम कहते हैं। हाँ, एक सूरत में, एक कंडीशन में ये जो एंडोटॉक्सिन है ये रिलीज होता है, और वो क्या है कि अगर इस बैक्टीरिया का डेथ हो जाए तो क्या होगा, ये इस बैक्टीरिया का डेथ हो जाए और ये बैक्टीरिया खत्म हो जाए और इसका जो सेल वॉल है ये डिटेच हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो एंडोटॉक्सिन है ये रिलीज हो जाएगा। मगर जब तक ये बैक्टीरिया जिंदा हो तो ये टॉक्सिन रिलीज नहीं होते, उसके साथ टाइटली कनेक्टेड होते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें कि ये याद रखे, सिर्फ और सिर्फ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक को हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही रिलीज या प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात ये याद रखें, ये हमारे पास एक खास किस्म के केमिकल से बनते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, लिपो पॉलीसेकेराइड से बनते हैं। ये भी एमसीक्यू से याद रखें, एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ये क्या होते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं। इसके बरअक्स अगर मैं एक्सोटॉक्सिन की बात करूं तो एक्सोटॉक्सिन का मतलब क्या है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक एक्सो रह जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉक्सिन रह जाएगा। तो एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड। यानी फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरे पास एक बैक्टीरिया है तो ये इसके अंदर बनता है, ठीक है, यहाँ पे बन गए, तो ज़रूरत के मुताबिक ये क्या करेगा, ज़रूरत के मुताबिक ये बाहर रिलीज करेगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्सोटॉक्सिन है, क्योंकि इसका जो रिलीज है वो कहाँ पे होता है, सेल के आउटसाइड होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। तो एंडोटॉक्सिन रिलीज नहीं होते जब तक बैक्टीरिया जिंदा हो, ये सेल वॉल में मौजूद होते। दूसरा हमारे पास जो एक्सोटॉक्सिन है ये रिलीज होता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ये जो एक्सोटॉक्सिन है ये बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, दोनों ही इसको रिलीज करते हैं। और इसके अलावा ये जो एक्सोटॉक्सिन है ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इस पर इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम एंडोटॉक्सिन पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मेड विद जवाहर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो यानी एक्सोटॉक्सिन आपको आसानी से मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। हमने क्या बताया कि जो एंडोटॉक्सिन है हमारे पास क्या होते हैं, सेल के आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, बैक्टीरियल सेल के आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, रिलीज नहीं होता। दूसरा हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड्स है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करेंगे कि जो एंडोटॉक्सिन है इसका अरेंजमेंट, इसके कंपोनेंट क्या है और इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एंडोटॉक्सिन है, और इस एंडोटॉक्सिन को मैंने उठाया और यहाँ पे क्या किया, जूम किया। तो जूम करने के बाद इसके तीन हिस्से होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई देता है, एक हमारे पास क्या होता है, इसमें लिपिड एंटीजन होते हैं। क्या होता है, लिपिड एंटीजन होते हैं।
दूसरा ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, कोर एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरो एंटीजन हम कहते हैं। और लास्ट वन में जो रेड कलर में हमारे पास क्या है, ओ एंटीजन है। क्या है, ओ एंटीजन। यहाँ ये जो रेड कलर है, सॉरी ये सही तरह से काम नहीं करता, तो इसको भी मैं ब्लू पे लिखूंगा। क्या है, ब्लू कलर में लिखूंगा। तो लास्ट वन हमारे पास क्या है, ओ एंटीजन है। ये जो एंडोटॉक्सिन है 3 तरह के एंटीजन पे मुश्तमिल होता है। एक को हम क्या कहते हैं, लिपिड एंटीजन कहते हैं, दूसरे को हम कोर एंटीजन, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, ओ एंटीजन हम कहते हैं। ये जो लिपिड एंटीजन है ये हमारे बॉडी में जो मैक्रोपेजेस होते हैं उसको एक्टिवेट करता है। और ये जो कोर एंटीजन होता है ना, ये हमारे बॉडी में जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। और ये जो ओ एंटीजन है हमारे ब्लड में एक ख़ास किस्म के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फैक्टर 3 हम कहते हैं, 3 फैक्टर। या इसके अलावा हम टिश्यू फैक्टर भी कह सकते हैं, इसको एक्टिवेट करता है। अब एक एक पर हम डिस्कशन करेंगे कि जब हमारे पास मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, कंप्लीमेंट प्रोटीन का और टिश्यू फैक्टर का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा और इसको कैसे एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिपिड एंटीजन के हवाले से बात करूँ। ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और इसने क्या किया, हमारे पास जो एंडोटॉक्सिन है उसको रिलीज़ किया, और उस एंडोटॉक्सिन में हमारे पास क्या है, लिपिड एंटीजन है। तो ये आकर कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, मैक्रोपेज पे अटैच हो जाते हैं। तो मैक्रोपेज में क्या होता है, मैक्रोपेज पे एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, और उस रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, उस रिसेप्टर को हम टोल लाइक रिसेप्टर कहते हैं। इसके अलावा इस मैक्रोपेज के साथ एक और किस्म के रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिसे हम CD14 रिसेप्टर हम कहते हैं। तो ये जो एंडोटॉक्सिन है ये हमारे मैक्रोपेज के टोल लाइक रिसेप्टर और इसके अलावा CD14 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो मैक्रोपेज होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं। एक हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करता है, दूसरा हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करता है। इसके अलावा हमारे पास ये TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज करता है, और इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज कर सकता है। तो इस केमिकल का क्या इफेक्ट होगा, तो याद रखिए हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा ये आकर हमारे ब्रेन में आते हैं, और ब्रेन में हमारे पास एक खास जगह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस हम कहते हैं। तो इस हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और उसे बताता है कि भाई आप क्या करें, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करें, ज़्यादा करें, ताकि जो भी बैक्टीरिया आए है बॉडी के अंदर वो किल हो सके। अब हमारे पास कौन सा वाला चीज़ रह गया, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा TNF अल्फा आकर हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके वाल पे अटैच हो जाता है। जब उसके वाल पे अटैच हो जाता है तो क्या करता है, ये वेजो डायलेशन काज करता है। क्या काज करता है, वेजो डायलेशन काज करता है। और इसके अलावा कैपिलरी परमेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। क्या करता है, परमेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, परमेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। अब वो परमेबिलिटी का मतलब कि इस वेसल में छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब याद रखिए जब वेजोडाइलेशन हो जाता है और जो कैपिलरी का परमेबिलिटी इंक्रीज होता है तो जो ब्लड होता है ना उसमें जो लिक्विड होता है वो बाहर ब्लड वेसल्स के बाहर की तरफ वो मूव करता है। तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, हमारा जो बीपी है वो डाउन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन हम कहते हैं। अब अगर इस हाइपोटेंशन को हम टाइम पे ट्रीट ना करें तो क्या होगा, ये आगे जाके हमारे किडनीज को भी इफेक्ट कर सकता है,
इसके अलावा हमारे लीवर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और हमारे हार्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारे लंग्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसको अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, मल्टी आर्गन फेलेवर हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टी आर्गन फेलेवर हम कहेंगे। और ये मल्टी आर्गन फेलेवर जो कहे ना, ये क्या है हमारे पास, सेप्टिक शॉक का सेप्टिक शॉक का एक सिम्टम्स होता है। क्या होता है, सेप्टिक शॉक का एक सिम्टम्स होता है। तो ये यहाँ पे देखिए, जो एंडोटॉक्सिन होता है ना, और इसका जो लिपिड एंटीजन है, एक क्या करता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉडी का, दूसरा हमारे पास क्या करता है, सेप्टिक शॉक को प्रोड्यूस कर सकता है। अब लिपिड एंटीजन के बाद हम किस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, कोर एंटीजन पर हम डिस्कशन करेंगे। और कोर एंटीजन क्या करता है, हमारे जो बॉडी में कम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के पास क्या है, एंडोटॉक्सिन होते हैं, और उस एंडोटॉक्सिन के अंदर क्या है, कोर एंटीजन है। तो ये अगर हमारा जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, कम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये कई सारे हो, फॉर एग्जांपल कम्प्लीमेंट C1 C2 3 4 एंड 5 वगैरह वगैरह। तो इसमें जो स्पेशल टाइप, उसमें एक खास किस्म पे ये अटैच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, C3, यानी कम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन। और इस कम्प्लीमेंट 3 का भी दो हिस्से होते हैं, एक कम्प्लीमेंट 3A है, दूसरा हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट 3B है। तो ये आकर कम्प्लीमेंट 3A पे अटैच होता है। इसके अलावा कम्प्लीमेंट 5A पे कम्प्लीमेंट 5A पर अटैच हो जाते हैं। अब जब ये कम्प्लीमेंट 3A पे अटैच हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर आगे ये आगे जाकर हमारे बॉडी में एक खास किस्म के सेल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बेजोपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेजोपिल हम कहते हैं। या बेजोपिल के अलावा एक और किस्म के सेल भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मास सेल हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मास सेल्स हम कहते हैं। उसको एक्टिवेट करता है। जब बेजोपिल सेल या मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल को हम क्या कहेंगे, हिस्टामीन हम कहेंगे। अब हिस्टामीन का इफेक्ट क्या होगा, हिस्टामीन भी आगे जाके हमारे वेजो डायलेशन काज करता है। दूसरा हमारे पास क्या करता है, हमारे वेसल का कैपिलरी का जो परमिबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है। अब जब आपके पास वेजो डायलेशन होता है, परमिबिलिटी इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल में जो प्लाज्मा होता है वो वो वेसल्स के आउट चला जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सेम इसी तरह बीपी डाउन हो जाएगा। अगर बीपी को यानी हाइपोटेंशन को हमने ट्रीट ना किया तो क्या होगा, हमारे पास मल्टी आर्गन फेलेवर काज करेगा, यानी हमारे किडनी भी फेल हो सकते हैं, हमारे लीवर भी फेल हो सकता है, हमारा जो हार्ट है वो भी फेल हो सकता है, और हमारा जो लंग्स है वो भी फेल हो सकता है और सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस उसको इन ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, तो क्या होगा, सेप्टिक शॉक को खास करेगा। एक और इफेक्ट भी याद रखें कि ये क्या कर सकता है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो गया। अब जब कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड बाहर आता है, और यहाँ पे क्या होगा, एडीमा भी काज कर सकता है। अब जब C5A एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, उसको एक्टिवेट करता है। और अब जब ये न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाता है तो ये आगे जाकर जो बैक्टीरिया आते हैं उसको किल करेगा। इस न्यूट्रोफिल के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो उस एंजाइम्स के ज़रिए उस बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन करता है। दूसरा लास्ट पे हमारे पास क्या रह गया, टिश्यू ओ एंटीजन हमारे पास रह गए। और ओ एंटीजन हमने क्या बताया कि ये वो एंटीजन होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है, टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये भी मैं ब्लू पर लिखूँगा, ये क्या है हमारे पास ओ एंटीजन है। क्या है, ओ एंटीजन है। अब ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड वेसल में
जो पेक्टर 3 होते हैं, पेक्टर 3 या इसके अलावा हम टिश्यू पेक्टर भी हम कह सकते हैं, टिश्यू पेक्टर हम कह सकते हैं। अब ये पेक्टर 3 या टिश्यू पेक्टर क्या होते हैं? आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा कि ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास सेल्यूलर पोर्शन होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसमें जो 3 नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर कहते हैं। तो ये कोर एंटीजन क्या करेगा, हमारे जो टिश्यू फैक्टर होता है यानी 3 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये आगे जाकर हमारे ब्लड में एक और फैक्टर होता है जो हम क्या कहते हैं, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा। अब ये फैक्टर 7 आगे जाकर फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा और फैक्टर 5 थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। किस चीज़ को? थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो फाइब्रिनोजेन होते हैं, क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेन होते हैं, उसको कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। किस चीज़ में? फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब जब आपके पास फाइब्रिन बनता है तो क्या होगा, आपके साथ ब्लड क्लॉट होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपके ब्लड वेसल के अंदर, थ्रम्बस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? थ्रम्बस प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बैड इफेक्ट है यानी हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए और टिश्यू फैक्टर और एंडोटॉक्सिन आ गए और उस एंडोटॉक्सिन में क्या थे, कोर ओ एंटीजन थे। वो उसने क्या किया, हमारा जो फैक्टर 3 है, क्लॉटिंग फैक्टर 3 है, उसको एक्टिवेट किया। उसने आगे जाके फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 7 ने फैक्टर 5 को, फैक्टर 5 ने थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और फाइब्रिन ने क्या बनाया, थ्रम्बस बनाया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, वो कंज्यूम हो गए। क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। अब जब और क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम होता है और क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम होता है तो क्या होगा, इसका अल्टीमेट इफेक्ट, जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें डिफिशियंसी आएगी। अब जब आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी आती है तो क्या होगा, हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होगा। आपको क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ हो आपको हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है। क्यों ब्लीडिंग है? क्योंकि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो थ्रम्बस, इंट्रावास्कुलर थ्रम्बाई बनाने में कंज्यूम होता है। दूसरी तरफ आपके बॉडी में जगह जगह क्लॉट है यानी थ्रम्बस बनता है। तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, DIC हम कहेंगे, यानी डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एंडोटॉक्सिन जो कि आज हमने पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम एक्सोटॉक्सिन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर शॉर्टली हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या है, एंडोटॉक्सिन है। एंडोटॉक्सिन ये रिलीज नहीं होते, सेल वॉल पे मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के। दूसरा सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसको रिलीज करता है। दूसरा हमारे पास ये क्या है, लिपोपोलीसेकेराइड से मिलकर बनता है। इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली 3 कंपोनेंट से बनता है। एक हमारे पास क्या है, लिपिड एंटीजन होता है, दूसरा कोर एंटीजन होता है और लास्ट वन ओ एंटीजन होता है। लिपिड एंटीजन मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर सकता है, कोर एंटीजन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और ओ प्रोटीन हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें जो 3 नंबर फैक्टर होता है उसको एक्टिवेट करता है, यानी फैक्टर 3 को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्रोफेज को कैसे एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, मैक्रोफेज है, और ये हमारे पास क्या है, एंडोटॉक्सिन है, और ये क्या है, इसका लिपिड एंटीजन है। तो हमारे मैक्रोफेज के टोल लाइक रिसेप्टर और CD14 रिसेप्टर पे ये बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड हो जाता है तो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा एंड नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है। अब ये इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा तीनों मिलकर हमारे ब्रेन में आते हैं और ब्रेन में हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसको एक्टिवेट करता है कि आप क्या करें, हमारी बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज करें ताकि जो बैक्टीरिया अंदर आए हैं वो किल हो सके। दूसरा हमारे पास क्या रह गया,
नाइट्रस ऑक्साइड रह गया और टीनेप अल्फा, ये दोनों आकर हमारे ब्लड वेसल के वाल पे अटैच हो जाते हैं और क्या करता है, वेजो डायलेशन काज करता है। दूसरा इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। अब जब आपके वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो उस पोर्स के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपका बीपी डाउन हो जाएगा, यानी हाइपोटेंशन काज हो जाएगा। और अगर इस हाइपोटेंशन को आपने टाइम पे ट्रीट ना किया तो ये क्या करता है, किडनी, लीवर, हार्ट एंड लंग्स को फेल कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, मल्टी आर्गन फेलेवर। और जब आपको मल्टी आर्गन फेलेवर होगा और वो भी बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन की वजह से होगा, तो आप शाक में जाएंगे और उस शाक को हम क्या कहेंगे, सेप्टिक शाक हम कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, कोर एंटीजन है। कोर एंटीजन मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है। अब कंप्लीमेंट प्रोटीन हमारे पास कई सारे हैं, तो इसमें जो कंप्लीमेंट 3 और कंप्लीमेंट 5 है उसको एक्टिवेट करता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एंटीजन है, कोर एंटीजन है एंडोटॉक्सिन के, और ये हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट 3A है। तो उसको एक्टिवेट हो तो इसने इसको एक्टिवेट किया, तो कोर एंटीजन ने कंप्लीमेंट 3 एंटीजन को एक्टिवेट किया। तो ये आगे जाकर हमारे उसने बेजोपिल और मास्ट सेल्स को एक्टिवेट किया। अब उसने क्या किया, हिस्टामीन रिलीज किया, और यह हिस्टामीन भी क्या कर सकता है, वेजोडाइलेशन और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। अब जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होता है, बिल्कुल इसी तरह बीपी डाउन हो जाएगा, और लास्ट पे क्या होगा, अगर ट्रीट ना किया गया, ये कास करेगा, जो मल्टी आर्गन फेलेवर है उसको कास करेगा, और ये क्या होगा, सेप्टिक शाक होगा। दूसरा लास्ट, ये हमने क्या बताया कि ये जो एंडोटॉक्सिन है ये क्या कर सकता है, कंप्लीमेंट 5A का एक्टिवेट कर सकता है। जब कंप्लीमेंट 5A एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे जो न्यूट्रोफिल्स है उसको एक्टिवेट करता है। अब जब न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स के जरिए क्या होता है, उस बैक्टीरिया का खात्मा करता है। और क्या होता है ये मैं बताऊंगा कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है। अब इन्फ्लेमेशन भी आपने पढ़ा होगा कि बॉडी रिस्पॉन्स। लास्ट वन में हमारे पास क्या रह गया, ओ एंटीजन। ओ एंटीजन मैंने क्या बताया कि हमारे ब्लड वेसल में आ जाते हैं। ब्लड वेसल में हमारे जो 3 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, हम टिश्यू फैक्टर्स भी कहते हैं, उस पर बाइंड हो जाता है, उसको एक्टिवेट करता है। जब आपके पास 3 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये आगे जाकर 7 नंबर फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर 7 नंबर फैक्टर 5 नंबर फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और 5 नंबर फैक्टर थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब जब आपके पास फाइब्रिन बन जाते हैं, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, आपके ब्लड वेसल में थ्रम्बस बन जाएगा, यानी क्लाट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ को आपके पास क्लाट बनते हैं, थ्रम्बस बनते हैं, तो दूसरी तरफ आपके जो क्लाटिंग फैक्टर्स होते हैं वो उस क्लाट बनाने में कंज्यूम होते हैं, यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये इस्तेमाल होते हैं तो आपके पास क्लाटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी आएगी, और उस डिफिशियंसी की वजह से आपको क्या होगा, हाई रिस्क आपको ब्लीडिंग होगा। तो 2 हैंड्स हो गए, एक हैंड पे आपके पास क्लाटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी आ गई, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई रिस्क का ब्लीडिंग है। दूसरे हैंड पे आपके पास जगह बजगह थ्रम्बस बन गए, यानी क्लाट्स बन गए। तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हम कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मेड विद जवार सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सोटॉक्सिन पर डिस्कशन करेंगे। उस वक्त